वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 32 की शुरुआत में मिस्टर सांग लिंची को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करे, लेकिन लिंची कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डायरेक्टर लू हैं और मैं उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करना चाहती। दूसरा ये कि यूई भी इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अब पीटर का वही ट्रायल जो कि चंग्याओ ने फिक्स किया होता है उसको देखने के लिए तोंग शिन चंग्याओ के रूम में आती है, लेकिन पीटर का वो टॉय यहाँ पर नहीं पड़ा होता। इसके बारे में ये स्टाफ से भी पूछती है लेकिन उनको भी मालूम नहीं होता। इतने में पीटर घर पर आता है जो कि अपनी मॉम को बताता है कि मैंने उसको अपने एक क्लासमेट को दे दिया है। ये सुनकर तोंगशिन को अच्छा नहीं लगता और वो बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है। पीटर चंग्याओ को कॉल पर कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया है, मेरी मॉम अपसेट दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा ली ने चंग्याओ की मॉम से ये कहा होता है कि चंग्याओ का प्यार पर से भरोसा उठ गया है। जब ये बात चंग्याओ को पता लगती है तो ये अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो ग्रैंडमा इसको कहती है कि मैंने ऐसा तुम्हारी खातिर ही कहा है क्योंकि ये सुनकर तुम्हारी मॉम बहुत परेशान हो गई थी और अब वो तोंगशिन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम अकेले बूढ़े हो। ये सुनकर चंग्याओ भी अपनी ग्रैंडमा की स्ट्रेटेजी को समझ जाता है। अब लिंची अपने डैड से बात कर रही होती है। जब कॉल बंद होती है तो यीचंग इससे पूछता है कि तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे। लिंची यीचंग के पास आकर कहने लगती है कि तुमने वेडिंग रिंग खरीदने के लिए अपना बजट क्या रखा है। यीचंग लिंची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट रिंग खरीदने के लिए मेरे पास जितने पैसे हैं वो सब स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। लिंची कहती है कि क्या वाकई में? यीचंग कहता है कि हाँ। लिंची कहती है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि तुम जितने पैसे वेडिंग रिंग, वेडिंग ड्रेस और हमारी वेडिंग फोटोज पर खर्च करोगे उससे ये पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। यीचंग कहता है कि फिर मैं तुम्हारे डैड को ये जरूर दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यीचंग लिंची को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। लिंची जब अपनी आंखें बंद कर लेती है यीचंग अपने पर्स से अपना एटीएम कार्ड निकाल कर लिंची से आंखें खोलने के लिए कहता है। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम मुझे अपना सैलरी कार्ड क्यों दे रहे हो। यीचंग कहते हैं कि इस अकाउंट में वो पैसे हैं जो कि मैंने हमारी शादी के लिए सेव किए हैं। यीचंग लिंची को बताने लगता है कि जब मैं अब्रॉड में था तब मैंने सोचा कि क्या पता फ्यूचर में हम दोनों एक हो जाएं, इसलिए जितनी भी मुझे स्कॉलरशिप्स मिलती रही और मैंने जितने भी पैसे कमाए वो सब इसी अकाउंट में सेव हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वाकई में ही हर बेस्ट चीज देना चाहता हूँ। लिंची कहती है कि अगर हम सारे पैसे वेडिंग की प्रिपरेशंस में खर्च कर देंगे तो फिर हमारा हनीमून ट्रिप और शादी की जो अरेंजमेंट्स होंगी उसका खर्चा कौन करेगा। क्या तुम ये चाह रहे हो कि उसके लिए मैं पे करूंगी। यीचंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें बेस्ट वेडिंग देने के लिए मुझे सब कुछ बेचना भी पड़ा तो मैं बेचने को तैयार हूँ। लिंची कहती है कि अगर तुम ये घर बेच दोगे तो फिर हम लोग कहाँ पर रहेंगे। यीचंग हंसते हुए कहता है कि हम होटल में रह सकते हैं। ये बात सुनकर लिंची भी हंसने लगती है। अब लिंची और यीचंग जब कार में आकर बैठ जाते हैं दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। लिंची को इसके डैड का मैसेज आता है जो कि ये कह रहे होते हैं कि तुम यीचंग से कहो कि वो तुम्हारी वेडिंग रिंग पर ज्यादा खर्चा मत करे क्योंकि उसका बिजनेस अभी नया है तो सब कुछ उसके लिए मैनेज करना आसान नहीं होगा। लिंची के डैड कहते हैं कि तुम लोगों की ज्वेलरी मैं बाय करूंगा। ये सुनकर यीचंग कहने लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इस तरह के फादर इन लॉ मिले हैं। अब यीचंग को मैसेज आता है अपनी कंपनी से कि माइनॉरिटी लैंग्वेज सिस्टम में कोई बग है। यीचंग कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है लेकिन इसका फोन कार से भी कनेक्ट होता है, इसलिए ये सारी कॉल लिंची भी सुन रही होती है। माओ यीचंग को बताता है कि 3.0 के सिस्टम के साथ कोई इशू आ रहा है। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर ब्यूरो से कल लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए तो हम ये सब कुछ कैसे डील करेंगे। ये सुनने के बाद लिंची ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर देती है। जब यीचंग कार में वापस आकर बैठता है तो लिंची से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा सकूंगा, मुझे अर्जेंटली कंपनी जाना होगा। लिंची कोई सही से जवाब नहीं देती तो यीचंग कहते कि क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो। तो लिंची कहती कि तुमने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं की थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ नहीं सुना। यीचंग कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रात में लिंची काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। ग्रैंडमा ली इसके पास आकर इसे पूछती है कि तुम मुझे परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। लिंची ग्रैंडमा ली से कहने लगती है कि मैं और यीचंग की कंपनी एक ही एक्सपो के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे यीचंग की कंपनी का एक फॉल्ट मालूम हो गया है। प्रोफेशनली तो मुझे अपनी कंपनी को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा करके अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैंडमा ली कहती कि अगर तुम जीत जाओ लेकिन तुम अंदर से गिल्ट महसूस कर रही हो तो असल में तुम जीती नहीं बल्कि तुम्हारी हार हुई है और इस तरह के मामलात में हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। ये कहकर ग्रैंडमा ली यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तोंगशिन यीचंग
चेंग से कहती है कि डायरेक्टर डोंग ने मुझसे कहा है कि वो 3 दिन में यूई की इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। ये कहकर तोंगशिन जब अपने ऑफिस में आती है तो स्किपिंग रोप्स को पड़े हुए देखकर इसको चेंग्याओ की याद आ रही होती है। फिर ये अकेले ही एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन यहाँ भी इसको चेंग्याओ की याद आ रही होती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो चेंग्याओ खड़ा होता है, कहने लगता है कि तुम मेरे बगैर ये नहीं कर सकती। तोंगशिन कहती है कि मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो चेंग्याओ कहता है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती हैं। अब चेंग्याओ तोंगशिन को अपने साथ ग्रैंडमा ली के घर पर ले आता है। अब ग्रैंडमा ली तोंगशिन से कहती है कि मुझे अपने दोस्त के बेटे को कुछ मैन्युस्क्रिप्ट भेजने हैं। मेरे पास इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की कोई कॉपी नहीं है और तुम तो फॉरेन कंपनीज के साथ काम करती हो। अगर कोई इंग्लैंड जा रहा है तो क्या तुम उसके हाथ ये मैन्युस्क्रिप्ट्स भिजवा दोगी? तोंगशिन कहती है कि हाँ जरूर। अब तोंगशिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखने लगती है और कहने लगती है कि आपके दोस्त ये राइटर हैं जिन्होंने ब्रैम स्टोकर अवार्ड जीता था। ग्रैंडमा ली कहती है कि हाँ। चेंग्याओ कहता है कि ये सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात सुनकर तो तोंगशिन और ज्यादा सरप्राइज होती है और ये तोंगशिन को एक बुक दिखाता है और कहने लगता है कि इसमें जो स्टोरी है वो इन दोनों की अपनी ओरिजिनल स्टोरी है। तोंगशिन कहती है कि मैंने अपने स्कूल में इस बुक को पढ़ा था और मुझे इसकी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसके असली कैरेक्टर से भी कभी जिंदगी में मिल पाऊंगी। ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। अब चेंग्याओ मार्केट चला जाता है। ग्रैंडमा ली इसको अपनी कहानी बताने लगती है। ग्रैंडमा ली कहती है कि जब मैं 23 साल की थी तो मैं अपने डैड के साथ ब्रिटेन गई थी और वहीं पर मेरी मुलाकात हिल्स से हुई थी। हिल्स एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर था और उसका 4 साल का एक बेटा था। उसकी वाइफ उसको छोड़कर जा चुकी थी। मेरी मुलाकात उससे यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो 31 इयर्स का था। उसको मैं पसंद आ गई थी। वो मेरी खातिर यूनिवर्सिटी आया करता था। फिर हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन मेरे डैड इस शादी के लिए नहीं माने और उस टाइम पर चाइना में टैलेंटेड लोगों को हायर किया जा रहा था और मेरे डैड अपनी होम कंट्री वापस आकर अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते थे। तोंगशिन कहती है कि फिर आपका ब्रेकअप हो गया? तो ग्रैंडमा ली कहती है कि नहीं, मैं और वो उसके बेटे के साथ फ्रांस भाग गए। हिल्स लिखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता था, इसीलिए सोशलाइज होने में मैं हिल्स की मदद करती थी। तोंगशिन कहती है लेकिन इसके बावजूद आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? तो ग्रैंडमा ली कहती है कि मेरे डैड बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए मुझे अपने डैड के पास वापस आना पड़ा। इसलिए मैंने और हिल्स ने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों आज के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अपने इस प्यार को अपने दिल में ही दफन कर लेंगे। तोंगशिन कहती है कि इसी वजह से आपने और हिल्स ने कभी शादी नहीं की। ग्रैंडमा ली कहती है कि हाँ। ये सब बातें करते हुए ग्रैंडमा ली और तोंगशिन इमोशनल हो जाती हैं। ग्रैंडमा ली कहती है कि कुछ टाइम पहले मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिला था और वहाँ पर हिल्स के बेटे ने मुझे ये लेटर्स दिए जो कि हिल्स ने पिछले 24 साल में मुझे लिखे थे। उस टाइम तक हिल्स की डेथ हो गई थी और जॉयस ने मुझे बताया कि उसके बाद हिल्स ने जो भी बुक लिखी थी वो मुझे डेडिकेट किया करता था। बुक्स में मेरा नाम म्यूस है। ये सुनकर तोंगशिन भी रोने लगती है। ग्रैंडमा ली तोंगशिन से कहती है कि हमें अपने प्यारों के साथ गुजारने के लिए जो भी वक्त मिलता है वो गॉड हमें देते हैं, इसीलिए जब भी हमें अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले तो हमें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें जिंदगी में कब उन्हें गुड बाय कहना पड़ जाए। तोंगशिन कहने लगती है कि मेरा और चेंग्याओ का मसला और है, तो ग्रैंडमा ली इसको कहने लगती है कि तुम सिर्फ एक एग्रीमेंट की वजह से डर रही हो और ये तोंगशिन को बताती है कि मैं चेंग्याओ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब वो एक दफा फैसला कर लेता है तो वो उस पर डट जाता है। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इकोनॉमिक्स में मेजर करे, लेकिन चेंग्याओ ने माइनॉरिटी लैंग्वेजेस पढ़ी और अब वो कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर वो तुमसे कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे सच कह रहा है। तुम्हें हर चीज को साइड पर रख कर एक दफा अच्छी तरह से सबके बारे में सोचना चाहिए। जब तोंगशिन ग्रैंडमा ली के घर से जा रही होती तो ये चेंग्याओ से कहती है कि कल हम दोनों बाहर चलेंगे। ये चेंग्याओ को कहती है कि मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मैं उनको अवॉइड भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। चेंग्याओ कहता है कि जैसा तुम चाहो। अब तोंगशिन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तोंगशिन चेंग्याओ से मिलने के लिए आ जाती है। तोंगशिन चेंग्याओ को इस तरह से देख कर कहने लगती है कि तुमने आज इतना फॉर्मल ड्रेसअप क्यों किया है? तो चेंग्याओ कहने लगता है कि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारा स्टाइल ट्राई करूंगा तो हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अपना स्टाइल चेंज कर आओगी। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं चाहकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज कराता हूँ। तोंगशिन कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज ट्राई करते हैं और ये दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। अब चेंग्याओ तोंगशिन के लिए एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करता है और ये तोंगशिन के लिए इसका फेवरेट स्टफ टॉय विन कर लेता है। ये जब तोंगशिन को ये स्टफ टॉय देता है तो तोंगशिन इसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। अब ये दोनों बोट ट्राई करते हैं। तोंगशिन अपने फोन पर कुछ काम कर रही होती है, लेकिन इसकी बैटरी डेड हो जाती है तो ये चेंग्याओ से पावर बैंक मांगती है। चेंग्याओ इसको कहता है कि तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। तोंगशिन अपनी आंखें बंद कर लेती है तो ये तोंगशिन से कहने लगता है कि तुम मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिला रही हो। जब मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ पार्क
कहा करता था तो वो हर वक्त अपने काम में ही लगे रहते थे, इसलिए मुझे अकेले खेलना पड़ता था। ये टोंगशन से कहता है कि अगर तुम एक कॉल का जवाब नहीं दोगी तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी, और वैसे भी अगर ये चंग लिंशी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है तो तुम भी कर सकती हो। टोंगशन अपनी आंखें खोल लेती है और चंग याओ इसको पावर बैंक देने लगता है, तो टोंगशन कहती है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए और कहने लगती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज काम से ऑफ लेकर रेस्ट करना चाहिए। फिर ये दोनों ऐसे एंजॉय करते रहते हैं। अगले दिन यूजी में डायरेक्टर डोंग यूजी की इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। डायरेक्टर डोंग यूजी के मेडिकल रोबोट को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। मिस्टर डोंग कहते हैं कि तुमने इस एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है और तुम्हारे मेडिकल रोबोट को देखकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट मशीन ट्रांसलेशन में और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अभी मिस्टर डोंग को दिखाते हैं कि यूजी की जो ट्रांसलेशन डिवाइस है वो हर तरह के एक्सेंट को भी बहुत अच्छे से समझ लेती है और इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मिस्टर डोंग कहते हैं कि मैं इस एक्सपो के लिए ट्रेडिशनल ट्रांसलेटर के बजाय यूई को ही क्यों चुनूं। यीचेंग कहते हैं कि हमें वो चीज चुननी चाहिए जिसमें काम भी अच्छा हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो। मिस्टर डोंग यीचेंग से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए मुझे यूई के बिडिंग प्रपोजल का इंतजार रहेगा। इन्होंने इंस्पेक्शन पास कर ली होती है और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।